हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमलर्न। तो जैसे कि आप सबको पता है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। तो अगर आप थॉमसन एटॉमिक मॉडल समझना चाहते हैं तो मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको ज़रूर चेक करिए। इस वीडियो में रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो ये रुदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस से किस तरीके से कनेक्टेड है वो डिटेल में हम लोग जानेंगे अभी इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपके बुक से ये पेजेस लिए हैं जिसमें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इस तरीके से इन्होंने टॉपिक का हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोग रुदरफोर्ड का बेसिकली एक्सपेरिमेंट या मॉडल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ अगेन मैं रिवाइज करती हूँ यहाँ पर कि हम लोग रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों एटॉमिक मॉडल रुदरफोर्ड ने दिया। सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर अरेंजमेंट के लिए हम लोगों ने ये सब किया है। हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं कि हमें पता लगे कि साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट बताई थी एटम में वो कैसी थी। ओके, तो अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इन 1911 लॉर्ड रुदरफोर्ड। नाउ सी, बहुत सारे बुक्स में ये जो नेम है वो अर्नेस्ट रुदरफोर्ड इस तरीके से दिया हुआ है, ERNEST। बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा कि अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ये नाम दिया हुआ है साइंटिस्ट का। लॉर्ड रुदरफोर्ड भी सही है, एक्चुअली मेरे ख्याल से ये नाम लॉर्ड अर्नेस्ट रुदरफोर्ड होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन ये दोनों नाम सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर अर्नेस्ट रुदरफोर्ड भी अगर कहीं लिखा हो तो वो सही है, उसमें कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली लॉर्ड रुदरफोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे 1911 की ये बात है। तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि 1932 में किस सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी, ज़रा बताइए। यस, करेक्ट, जिन्होंने बता दिया उनको वेरी गुड। सो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी 1932 में। ये आपको पिछले वीडियो में मैंने रिवीजन भी करवाया था। तो जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो 1911 में किया हुआ है, जबकि 1932 में न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। इसका मतलब 1911 में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का ही तब तक डिस्कवरी हो चुका था, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में भी जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की ही बात होगी, यहाँ पे कोई भी न्यूट्रॉन की बात नहीं होगी, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा इस चीज़ को लेकर ना। अब आते हैं हम लोग इस एक्सपेरिमेंट पे, क्या है रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या है रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस अल्फा का क्या मीनिंग है, अल्फा पार्टिकल्स का मतलब क्या मीनिंग है, स्कैटरिंग का क्या मीनिंग है, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये एक्सपेरिमेंट समझना ज़रूरी है। लेकिन आपके बुक में एक्सपेरिमेंट समझने के लिए कोई भी डायग्राम नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको इस डायग्राम से समझाऊंगी कि बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है ना। रुदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट हम लोग बोल रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है। नाम क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, करेक्ट, इस तरीके से इसका नाम है। तो अब समझते हैं ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है। अब देखिए इस इमेज में, ये जो पहला वाला ए इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड फॉइल रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल है, यहाँ पर एक बॉक्स आपको दिख रहा होगा, ये बॉक्स है, ठीक है। अब ये बॉक्स जो है ना, ये यहाँ पर आपको लगेगा कि ये ओपन है, एक्चुअली ये ओपन नहीं है। ये पूरा का पूरा बॉक्स जो होता है वो ढका हुआ ही रहता है, लेकिन हमें पता चले कि इसमें हम लोगों ने ये अल्फा पार्टिकल का एमिटर रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से ये डायग्राम में शो किया है। अदरवाइज़ ये पूरा क्लोज्ड बॉक्स है जिसके अंदर ये अल्फा पार्टिकल एमिटर रखा हुआ है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसमें ये गोल्ड फॉइल जो है वो क्यों है, क्यों हमने सिर्फ गोल्ड फॉइल ही ली है,
ये डिटेक्टिंग स्क्रीन क्या है, ये अल्फ़ा पार्टिकल बॉक्स के अंदर ही क्यों है। ऐसे बहुत सारे सवाल इस डायग्राम को देख के आपके मन में आ रहे होंगे, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट समझाने से पहले मैं पहले क्वेश्चन का आपको आंसर देती हूँ कि क्यों सिर्फ यहाँ पर गोल्ड फॉइल ही है। तो जैसे कि अगर आपको याद होगा, आपने पिछले 6th-7th में मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी रहेंगी, ठीक है। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी रहेंगी, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने मेटल का पढ़ा होगा जिसका नाम है मैलीएबिलिटी। क्या होता है मैलीएबिलिटी? मैलीएबिलिटी मेटल का वो प्रॉपर्टी होता है जिसमें हम लोग मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बीटन इनटू शीट्स। इसको अगर हम लोग बीट करेंगे तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अंडरस्टूड? इसको ही क्या बोलते हैं? मैलीएबिलिटी। ये एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। तो जैसे कि आपको पता है गोल्ड भी जो है वो एक मेटल है, और इसकी मैलीबिलिटी जो होती है, इसकी मैलीएबिलिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा मैलीएबल मेटल कौन सा होता है, तो वहाँ पर आपको गोल्ड का ही एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि आपको अगर मैलीएबिलिटी के बारे में अगर आपको नहीं याद आ रहा, तो एल्यूमिनियम फॉइल आपको पता है ना, एल्यूमिनियम फॉइल जो आपके घर में यूज़ होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो होता है वो भी एक मेटल है, उसके पास भी ये मैलीएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम लोग एल्यूमिनियम के फॉइल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए बेसिकली क्या किया है, इन्होंने गोल्ड फॉइल यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो होता है वो बहुत अच्छी मैलीबिलिटी शो करता है। अच्छी मैलीबिलिटी शो करने के शो करना इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है कि अगर ये इतना शीट्स है तो इसमें बहुत सारे गोल्ड के एटम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं। बहुत सारी, इसका आई थिंक थाउजेंड्स में कुछ नंबर भी होता है। मैं एक बार आपको कंफर्म बताऊंगी कितने नंबर ऑफ एटम्स एक शीट में हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। तो इतना अच्छा मैलीबिलिटी होता है गोल्ड का कि बहुत सारे एटम्स इतने ही शीट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है कि आप फॉइल को क्यों यूज़ कर रहे हो और गोल्ड फॉइल को ही क्यों यूज़ कर रहे हो? इतना समझ में आया? क्योंकि ये इसके अंदर क्या है, एटम्स है ना, इसके अंदर एटम्स होंगे। आपको फर्स्ट वीडियो में याद होगा कि जितने भी मैटर हमारे सराउंडिंग में होते हैं वो सब में क्या होते हैं, एटम होते हैं। उसी तरीके से ये जो अपना शीट है या तो गोल्डन फॉइल है, उसमें भी क्या है, हमारे गोल्ड के एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि गोल्ड ही क्यों यूज़ करें और गोल्ड फॉइल की यूज़ करें। सेकेंड क्वेश्चन है कि ये बॉक्स में क्यों है। सेकेंड क्वेश्चन है कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिटर है वो बॉक्स में क्यों है। तो अभी मैं आपको ये जो है इसका जो रीज़न है वो बेसिकली इस चैप्टर के एंडिंग में रेडियो एक्टिविटी आपको दिया हुआ है, उसमें इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो जब मैं रेडियो एक्टिविटी आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी ना, तब आपको मैं एग्जैक्टली बता दूंगी। लेकिन अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि जो अल्फ़ा एमिटर्स होते हैं या अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद से अपने आप से रेज को बाहर निकालते हैं, ठीक है। जैसे सुपरमैन की या कोई पावरफुल पर्सन जो होता है, तो आपने देखे रहेंगे, तो वो अपने से क्या करते हैं, किसी जादुई चीज़ को बाहर निकालते हैं और सामने वाले राक्षस को मार देते हैं। उसी तरीके से ये अल्फ़ा पार्टिकल्स भी समझे होते हैं कि वो अपने से कुछ रेज को बाहर निकालते हैं, ठीक है, खुद से ही, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, उनको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको हीट करने की ज़रूरत नहीं कि वो अपने से रेज बाहर निकाले, ठीक है। जैसे वाटर को जब आप हीट करोगे तब वो वेपर बाहर निकालता है, करेक्ट। लेकिन अल्फ़ा पार्टिकल में ऐसा नहीं होता। अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं वो खुद ही रेज निकालते हैं, और इसीलिए इसको बॉक्स में रखा हुआ है। और बस यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक होल है छोटा सा, जिसके थ्रू ये अल्फ़ा पार्टिकल्स पास होंगे, ठीक है। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से पास होने के लिए बस ये होल है, और बाकी ये जो रेज है वो बाहर इधर उधर नहीं जाए, इसलिए इसको बॉक्स में रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका सेकेंड रीज़न। सेकेंड, ये डिटेक्टिंग स्क्रीन क्या होता है। डिटेक्टिंग स्क्रीन जो होता है, तो जैसे कि ये जो रेज आप देख पा रहे हो इस पर्टिकुलर डायग्राम में, तो ये रेज जब हीट होगी ना, पर्टिकुलर स्ट्राइक होगी बेसिकली, तो जब स्ट्राइक होगी इस स्क्रीन पे, तो ये ना एक फ्लोरोसेंस दिखाएगा। फ्लोरोसेंस का मीनिंग आप समझिए कि लाइट शो करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि अच्छा जो ये रेज है, यहाँ से कुछ रेज आ रही है अल्फ़ा पार्टिकल एमिटर से, और यहाँ पर वो स्ट्राइक हो रही है। ये आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसके ऊपर ना कुछ लाइट आपको दिखेगा।
तब आपको पता चलेगा। तो ये डिटेक्टिंग जो स्क्रीन होती है बेसिकली वो किससे बनी होती है, वो जनरली जिंक सल्फाइड से बनी होती है। जिंक सल्फाइड मतलब होता है ZnS। समझ में आ गया? आई होप आप इसका ओवरव्यू समझ गए रहेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या है। अब समझते हैं इसका एक्सपेरिमेंट क्या है बेसिकली, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ से जब अल्फ़ा पार्टिकल पास होता है, अल्फ़ा पार्टिकल के रेज जब पास होते हैं, सॉरी, तो देखिए यहाँ से अल्फ़ा रेज यहाँ से निकलेंगे, ये वाले जो हमारा गैप है उससे। तो जब यहाँ से ये निकलेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इन्होंने एक ऑब्जर्वेशंस देखे, ठीक है, 2-3 ऑब्जर्वेशंस देखे, ठीक है। अब इसी एक्सपेरिमेंट में देखिए, बेसिकली मैं पहले बताती हूँ कि हो क्या रहा है। इस अल्फ़ा पार्टिकल से जैसे मैंने बोला कि कुछ रेज बाहर आएंगी इस तरीके से, इस गोल्ड फॉइल के जो एटम्स रहेंगे, इसके अंदर जो भी एटम्स है उससे क्या होंगे, टकराएंगी, और टकरा के वो क्या हो जाएंगी, इससे पास हो जाएंगी। अब पास होने के बाद क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिखे, जैसे कि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ये गेम है, ठीक है, ये आपको पता है, ये पूल गेम शायद इसको बोलते हैं, करेक्ट। तो ये पूल गेम में जब आप यहाँ से इस बॉल को हिट करोगे तो आपको पता है कि कुछ बॉल इस साइड जाएंगे, कुछ बॉल इस साइड जाएंगे, कुछ बॉल सीधा चले जाएंगे, कुछ बॉल इस साइड चले जाएंगे, कुछ बॉल तो हो सकता है कि उसी जगह पर रह जाए, या कुछ बॉल इस साइड आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया, आपका एक ऑब्जर्वेशन हो गया इस पर्टिकुलर गेम में, ठीक है। उसी तरीके से ये भी जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें भी क्या क्या हम लोगों को ऑब्जर्वेशंस मिले कि यहाँ इस अल्फ़ा पार्टिकल से जो रेज जा रही थी, वो रेज जब इस गोल्ड फॉइल के एटम्स पे हिट हुई या स्ट्राइक हुई, तब हमें ये दिखा कि देखिए इस डायग्राम में आप देखिए, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये दिखा कि कुछ रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में गई, ठीक है, कुछ भी उनको रास्ते में कुछ भी नहीं मिला जिससे वो सीधे से रास्ते में चली गई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चली गई। वेयर एज सेकेंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है कि कुछ रेज जैसे कि सीधे जाने के बाद उनको थोड़ा सा कुछ यहाँ पे हिट हुआ, ठीक है, थोड़ा सा कुछ रास्ते में स्टोन की तरह कुछ उनको मिला, और उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। समझ में आ रहा है? कुछ जो रेज है वो सीधा नहीं गई, वो क्या हुई, किसी चीज़ से हिट होगी, किसी चीज़ से, किसी स्टोन जैसी चीज़ से वो टकरा गई, और वो वहाँ से क्या हो गई, अपने रास्ते को उन्होंने चेंज किया। कुछ रेज यहाँ से भी जा सकती है, जो रास्ता चेंज हो गया, तो इस तरीके से टकरा के चेंज होगी, अपना डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। ये हो गया अपना सेकेंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये भी हुआ कि कुछ रेस तो यहाँ पे स्टोन के बीचों बीच टकरा के फिर रिटर्न आ गई, यहाँ से पास ही नहीं हो पाई, ठीक है। कुछ रेस क्या हुई, यहाँ से टकरा के फिर पीछे आ गई, वो वहाँ से पास ही नहीं हो पाई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये 3 तरीके के ऑब्जर्वेशंस आपने देखे, जिसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, कुछ रेस सीधा स्ट्रेट लाइन में चली गई, कुछ रेस थोड़ा सा उनको धक्का लगा, थोड़ा सा उनको कुछ हिट हुआ स्टोन की तरह, और वो रास्ता चेंज कर लिया अपना, और कुछ जो है वो इतना बीचों बीच स्टोन के टकरा गई जिसकी वजह से वो आगे ही नहीं जा पाई, वो सीधा क्या हो गई, फिर से रिटर्न पीछे आ गई। समझ में आ रहा है? तो यही था रुदरफोर्ड का अल्फ़ा रेस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसकी ऑब्जर्वेशंस भी आप अभी देख। तो फिर से आते हैं इस वाली स्लाइड पे अब, ठीक है। तो इस स्लाइड में अगर आप देख सकते हैं तो यही सेम चीज़ यहाँ पे आपके जो बुक में दिया हुआ है वो बेसिकली क्या है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको कर दिया एक्सप्लेन, आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। उसके ऑब्जर्वेशंस लेकिन आपके बुक में दिए हुए हैं। तो जो चीज़ अभी मैंने आपको बोला कि ये देखिए, यहाँ पर देखिए थिन शीट ऑफ गोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस थी इसकी, ठीक है। और अल्फ़ा पार्टिकल्स जो मैंने आपको बताया ये इवैक्यूएटेड चेम्बर में थे। इवैक्यूएटेड चेम्बर मतलब मैंने जैसे आपको बोला कि बॉक्स में थे, है ना, बंद थे, ठीक है, जिससे क्या हो, उसके जो रेज है सिर्फ वो उस होल से बाहर निकले, ऐसे ही कहीं भी नहीं बाहर निकले, है ना। तो ये हो गया, ये पार्ट एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है। अब ऑब्जर्वेशंस भी हम लोग देख चुके हैं, तो देखिएगा क्या लिखा है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इनको कोई भी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं मिला उनके पाथ में। तो ये कहा कैसे गए, स्ट्रेट लाइन में गए। सेकेंड, अ स्मॉल फ्रैक्शन मतलब कुछ ही पार्ट, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ बाय स्मॉल एंगल। जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ से ऐसे कुछ टकराया और यहाँ पे चले गए, है ना, तो स्मॉल एंगल से वो क्या हो गए, थोड़ा सा उनको डिफ्लेक्शन आया।
नेक्स्ट क्या ऑब्जर्वेशन है, ओनली अ फ्यू पार्टिकल्स बाउंस बैक, मतलब कुछ पार्टिकल्स जो है वो जा ही नहीं पाए, वो सीधा रिटर्न आ गए। ठीक है, ये हो गए ऑब्जर्वेशन जो हमने अभी देखे। अब आते हैं रुदरफोर्ड ने इससे क्या कंक्लूजन्स निकाले। ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट देख लिया, हमने ऑब्जर्वेशंस देख लिया। अब रुदरफोर्ड ने ये जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने किए उससे उन्होंने कंक्लूजन क्या क्या निकाले, जिससे हमें अरेंजमेंट पता चला इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का। ठीक है, तो इनका फर्स्ट कंक्लूजन ये था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम वाज एम्प्टी बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। तो बहुत सारा पार्ट क्या हुआ, बहुत सारा पार्ट कैसे गया, स्ट्रेट, बहुत सारी रेज क्या गई, स्ट्रेट लाइन में गई। इसका मतलब जो एटम है, एटम के बीच में ऐसा पार्ट रहेगा जो बहुत सारे, आप समझ सकते हैं, एम्प्टी रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए रेज को बीच में कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, वो सीधा अपने रास्ते गए, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, देयर वॉज अ हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास इन द एटम विच caused deflection of small fraction of alpha particles। तो जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि स्टोन जैसा कोई चीज़ है, तो स्टोन जैसा चीज़ कंक्लूड क्या किया बेसिकली रुदरफोर्ड ने, कि हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास, मतलब इस तरीके से कोई हैवी स्टोन होगा जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जो कि एटम में प्रेजेंट है, और जिसके वजह से क्या हुआ, जब रेज गई तो रेज को थोड़ा सा डिफ्लेक्शन फेस करना पड़ा। इसी तरीके से अब ये कहाँ प्रेजेंट होगा एटम में, तो ये थर्ड कंक्लूजन से पता चलेगा कि द पॉजिटिवली चार्ज मास इज़ वेरी स्मॉल एंड इट इज़ सेंट्रली लोकेटेड बिकॉज ओनली फ्यू पार्टिकल्स बाउंस्ड बैक। तो जैसे कि कुछ पार्टिकल फिर रिटर्न आ गए, तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि हो सकता है कि ये जो स्टोन जैसा, जो ये हैवी चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड मास जो है वो एटम के सेंटर में होगा, एटम के बीचों बीच होगा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या थे, इसके कंक्लूजन्स थे। कंक्लूजन्स आपको समझ में आ गए रहेंगे। अगर आपको ऑब्जर्वेशंस अच्छे से समझे हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपको कंक्लूजन भी रुदरफोर्ड के समझ गए रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में अब क्या दिया हुआ है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट हुआ उस एक्सपेरिमेंट से जो भी कंक्लूजन्स निकले, उस कंक्लूजन से रुदरफोर्ड ने क्या एटॉमिक मॉडल बताया। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि एटम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है या दो पार्ट का बना हुआ हो सकता है। तो सबसे पहले क्या बोले कि सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। अब देखिए यहाँ पर डिस्कवरी हो गई न्यूक्लियस की, तो रुदरफोर्ड क्या करने जा रहे थे, रुदरफोर्ड तो देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरीके से एटम में है, लेकिन वो जो स्टोन जैसा मैं बोल रही हूँ, जो हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास है, उससे क्या पता चला कि उससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो हमारा हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड मास जो है वो बेसिकली, वो स्फीयर बेसिकली क्या है, वो है न्यूक्लियस। उन्होंने क्या नाम दिया, इसको न्यूक्लियस नाम दे दिया। ठीक है, और वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। इसका मतलब मुझे बताइए, अगर पॉजिटिवली चार्ज है ये न्यूक्लियस, तो मुझे बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा या न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा? करेक्ट, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। करेक्ट, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज बोला गया है। करेक्ट। नेक्स्ट, द एंटायर मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट इज़ अ डेंसेस्ट पार्ट ऑफ द एटम, मतलब बहुत हैवी पार्ट होता है। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम एज अ होल, मतलब अगर पूरा एटम की अगर बात करें तो ये सेंटर में है और छोटा सा है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकाले कि ये जो स्ट्रेट लाइन में गए थे ना, तो उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि इसी न्यूक्लियस के अराउंड में ना ऑर्बिट्स होंगे। ठीक है, समझिए जैसे कि मैं यहाँ पर न्यूक्लियस ड्रॉ करती हूँ, इसके अराउंड में क्या होंगे, ये ऑर्बिट्स होंगे, और इन ऑर्बिट्स में क्या होगा, मुझे बताइए क्या प्रेजेंट होगा। उन्होंने कंक्लूड किया होगा, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, और इसको हम लोग शेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोल सकते हैं या शेल बोल सकते हैं, इन द स्पेस अवेलेबल अराउंड दी न्यूक्लियस। तो जो अराउंड न्यूक्लियस अगर ये है, तो अराउंड दी न्यूक्लियस जो भी स्पेस है, इसमें ऑर्बिट्स रहेंगे, इस तरीके के सर्कुलर ऑर्बिट्स, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे।
नाउ एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम आर इक्वल। इसका मतलब जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होंगे। तो क्या होगा, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होगा वो सेम होगा और तभी हम लोग एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोल सकते हैं। ये मैंने आई थिंक सेकंड पार्ट ऑफ जो अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम था उसमें मैंने ये चीज़ आपको बोली थी कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो वो क्यों, क्योंकि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसीलिए। तो पॉजिटिव चार्ज समझिए, जैसे कि दो प्रोटॉन्स है, दो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है तो दो इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो ये जो भी एटम होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यही सब यहाँ पर भी लिखा है कि इट इज़, हाँ नाउ सी इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, जैसे कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल का जो नाम था वो क्या था, वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। तो यहाँ पर जो नाम है वो क्या होगा, इसको बेसिकली क्या बोला गया था कि सोलार सिस्टम मॉडल। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप इधर देखेंगे ये वाला डायग्राम आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि जैसे कि देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाया गया है और ये सर्कुलर ऑर्बिट्स इसके अराउंड है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, बेसिकली ये सोलर सिस्टम का मॉडल है। तो इसको इसके साथ जब कंपेयर किया तब उन्होंने बोला कि ये जो मॉडल है वो सोलार सिस्टम की तरह दिख रहा है और इसीलिए इस पर्टिकुलर मॉडल को रुदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल जो बताया गया उसका नाम है सोलार सिस्टम मॉडल। इसका नाम क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज व्हाट, सोलार सिस्टम मॉडल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो अब देखिए तो क्या क्या पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट समझ में आने चाहिए इस पार्ट में। आपको एक्सपेरिमेंट आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा। तो इसका नाम सोलार सिस्टम मॉडल है एंड उसमें जो पोजीशन आप अच्छे से याद रखिए कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहेंगे, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स रहेंगे जो कि प्रोटॉन्स होते हैं, और सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या प्रेजेंट रहेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से रुदरफोर्ड ने अपना अरेंजमेंट दिया, लेकिन ये भी क्या हो गया, फेल हो गया या रिजेक्ट हो गया आप बोल सकते हो। इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों, बिकॉज दिस मॉडल कुड स्टिल नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ द एटम का यहाँ पर क्या मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी का मीनिंग ये है कि रुदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था कि चलिए, उन्होंने ये तो बोल दिया कि ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना, क्योंकि हमारे पास एटम्स तो बहुत सारे हैं, तो उनमें बहुत सारे, समझिए आप अब राइट नाउ यू हैव 118 एलिमेंट्स, तो उनके एक एक अगर एटम भी आप देखेंगे तो उसमें अगर समझिए सबसे लास्ट वाले ही मैं लूँ तो 118, इफ़ एटॉमिक नंबर इज़ 118, तो इसमें 118 प्रोटॉन एंड 118 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, ठीक है। तो अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इतने तो प्रोटॉन का तो पता है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहेगा, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन कैसे पता चलेगा, ऑर्बिट्स तो बहुत सारे हैं, तो किस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे पता चलेगा। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन रुदरफोर्ड नहीं दे पाए थे, इसीलिए ये जो एटॉमिक मॉडल है वो अगेन नहीं एक्सेप्ट हुआ, इसको भी रिजेक्ट किया गया। अंडरस्टूड। तो आई एम श्योर आप समझ चुके रहेंगे कि बेसिकली रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है, किस तरीके से उन्होंने अल्फ़ा रे स्कैटरिंग और अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो आई एम श्योर आप ये समझ चुके रहेंगे। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग जो है यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मतलब ये वाला पार्ट जो है हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। इसके ऊपर जितना भी हम पार्ट है, एंशिएंट फ्यूल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मॉडल्स भी दोनों हमारे हो चुके, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी हो चुकी थी। तो ऊपर वाला ये सारा पार्ट अपना कंक्लूड हो चुका है, अपना कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो ऑफकोर्स आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर से शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ, उनको भी बताइए, उनको भी देखने बोलिए ये वीडियो। चैनल को ऑफकोर्स सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्लीज़ क्लिक करिए, सो दैट आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर कोई वीडियो आ रहा है तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। लाइक ज़रूर करिए जिससे मुझे पता चले कि आपको सही में कंटेंट पसंद आ रहा है।
ओके, तो चलिए इस वीडियो को फिर यहीं पे अभी स्टॉप करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।